बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ दो मौज़ूआत डिस्कस किए थे। एक इंटरटेक्चुअलिटी और दूसरा साख्तियात। इंटरटेक्चुअलिटी के हवाले से मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि इंटरटेक्चुअलिटी यानी बैनुल मतनियत के दबस्तान का नुक्ता नज़र ये है कि मतन के साथ मरबूत होता है। कोई मतन फ़ज़ा में तख्लीक नहीं होता, खला में तख्लीक नहीं होता। जो मतन भी वजूद में आता है, चाहे वो शायरी की सूरत में हो, नसर की सूरत में हो, कोई अफसाना हो, नावल हो, तो वो किसी अदबी रवायत का हिस्सा होता है और हम उसकी उस वक़्त तक सही तशरीह व तौज़ीह नहीं कर सकते या उसके अदबी मुकाम व मर्तबे का तयन नहीं कर सकते जब तक हम उसको उसकी अदबी रवायत के तनाजुर में नहीं परखते। जब हम उसको उसकी अदबी रवायत के तनाजुर में रखते हैं तो उसके हुस्न व क़बा का सही तयन हम कर सकते हैं। ये नुक्ता नज़र जो है दरअसल नई तनकीद के नुक्ता नज़र के बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि नई तनकीद में हम पढ़ चुके हैं कि नई तनकीद किसी भी फ़न पारे को जब तनकीद के लिए मुंतखब करती है तो उसको बाकी तमाम फ़न पारों से आइसोलेट करके देखती है। न सिर्फ ये कि बाकी सारे फ़न पारों से आइसोलेट करके देखती है, बल्कि वो फ़न पारे के खालिक या तख्लीक़कार को भी काबिल इतना नहीं समझती। ताहम इंटरटेक्चुअलिटी यानी बैनुल मतनियत का दबस्तान इसके बिल्कुल बरअक्स तसव्वुर फराहम करता है। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इंटरटेक्चुअलिटी में टेक्स्ट का टेक्स्ट के साथ रबत कायम किया जाता है और फिर उसके हुस्न क़बा का तयन किया जाता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, दूसरा पहलू जो मैंने पिछले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था वो लिसानी साख्तियात का था और मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि लिसानी साख्तियात दरअसल लिसानी निज़ाम है, क्योंकि साख्तियात से मुराद कोई ढांचा या कोई कुलबूत नहीं है बल्कि निज़ाम है। निज़ाम की दो बुनियादी ख़ुसूसियात होती हैं, एक तज़ाद और दूसरा इर्तिबात। आप कायनात की तरफ भी देखें तो कायनात के अंदर इर्तिबात और तज़ाद की बेशुमार मिसालें हैं। कायनात के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो दूसरी चीज़ से मुकम्मल मुशाबहत रखती हो। चाँद है, सूरज है, सितारे हैं, पहाड़ हैं, दरिया हैं, मैदान हैं, सहरा हैं, चरिंदे हैं, परिंदे हैं, हर शय दूसरी शय से मुख्तलिफ है, मगर इस इख्तलाफ में भी एक वहदत है, इस इख्तलाफ में भी एक इर्तिबात है, एक रबत है, एक जुड़त है और यही तज़ाद और इर्तिबात निज़ाम को तश्कील देता है। लिसानी साख्तियात का तस्वुर एक ऐसे लिसानी निज़ाम की बात करता है जिसमें इर्तिबात और तज़ाद की यही दो पहलू हैं। ज़बान दरअसल एक तजरीदी चीज़ है, ये कोई ठोस शय नहीं है। ज़बान अस्वात से तश्कील पाती है और अस्वात यानी आवाज़ें इसके अंदर ज़बान के अंदर जितनी भी आवाज़ें हैं वो सब एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। कोई दो आवाज़ें भी ऐसी नहीं होती कि जो मुकम्मल एक दूसरे से मुशाबह हों। अगर ऐसा होगा तो मानी व मफ़ाहीम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप किसी भी एक सौत को बार बार दोहराएंगे, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं चिल्म, फिर कहते हैं चिल्म और यूँ आप चिल्म 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 का विर्द करते रहते हैं तो मानी तो आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक आप चाहे इससे थोड़ा फ़र्क ही क्यों ना पड़े, एक इससे मिलती जुलती आवाज़ पैदा करें, हिल्म, कल्म, तो
जब सौती फ़र्क आएगा तो मानी का फ़र्क आएगा। तो जो लिसानी निज़ाम है ये अस्वात पर मबनी होता है, और सौत कोई ऐसी शय नहीं है जिसे हम मादी शय कह सकें। और ज़बान चूँकि अस्वात पर मबनी है, लिहाजा ज़बान जो है वो तजरीदी है, और ज़बान अस्वात के एक ऐसे निज़ाम का नाम है जिसमें तज़ाद ही तज़ाद है। और बकौल सॉसर, इन लैंग्वेज देयर आर ओनली डिफरेंसेस विदाउट पॉजिटिव टर्म्स, यानी ज़बान में इख्तिलाफ ही इख्तिलाफ है। ज़बान में कोई दो आवाज़ें भी ऐसी नहीं होती कि जिनमें मुकम्मल मुशाबत हो। क्यों? अगर ऐसा होगा तो मानी का सफ़र आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, लेकिन इस इख्तिलाफ के बावजूद ज़बान के अंदर इर्तिबात है, यानी एक तरफ तज़ाद है और दूसरी तरफ इर्तिबात है। अब इसकी मिसाल मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी, अभी भी एक मिसाल हम डिस्कस कर लेते हैं। मसलन मैं ये कहता हूँ कि असलम ने मेरी मदद की। अब इसमें कितने अल्फाज हैं? असलम ने मेरी मदद की, 5 अल्फाज हैं कुल। ये 5 अल्फाज दरअसल 5 आवाज़ें हैं, ठीक है, और ये पांचों आवाज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। असलम और आवाज़ है, और मदद और अल्फाज है, ने और आवाज़ है, की और आवाज़ है, मेरी और आवाज़ है। अगर ये पांचों आवाज़ें किसी तरतीब और सलीके से ना हो और ज़बान के जो कवायद हैं उनके मुताबिक तरतीब ना दी गई हों, तो इनके दरमियान ऐसा बाहमी रबत नहीं आएगा कि ये सारी आवाज़ें मिलकर एक मानियाती वहदत तख्लीक कर सकें और ज़बान कहला सकें। ठीक है ना जी? अगर हम इन आवाज़ों, महज इन आवाज़ों को, 5 आवाज़ों को बग़ैर तरतीब के बोलें तो इनके अंदर एक मानियाती वहदत नहीं आएगी। मसलन मैं कहता हूँ ने की, मेरी, असलम, मदद, तो ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं, महज मुख्तलिफ आवाज़ें हैं जिनके अंदर कोई मानियाती रबत नहीं है। मानियाती रबत कब आएगा? जब इस इख्तलाफ के अंदर एक वहदत आएगी, एक रबत आएगा, इनके अंदर एक इर्तिबात आएगा। और माहिर लिसानिया जानता है कि इनके अंदर जुड़त और इर्तिबात और रबत कैसे तख्लीक हो सकता है, और वही इसके अंदर ऐसा रबत पैदा करेगा कि एक मानियाती वहदत तख्लीक हो जाए। मसलन कौन से अल्फाज थे मुख्तलिफ? असलम, की, मेरी, मदद वगैरह, ये 4-5 अल्फाज थे। तो अब एक माहिर ज़बान होगा जो इसके अंदर ऐसी वहदत पैदा करेगा, रबत पैदा करेगा कि एक मानियाती यूनिट या वहदत तख्लीक होगी। इन्हीं अल्फाज को मिलाया, तरतीब दी, और तरतीब क्या हुई? असलम ने मेरी मदद की। पहले सिर्फ अल्फाज थे और सारे अल्फाज एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। अब भी अल्फाज एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सब जो अल्फाज हैं वो मुख्तलिफ असवात की सूरत में हैं, मगर ये मुख्तलिफ असवात जो हैं ये एक इर्तिबात में, एक रबत में, ऐसे रबत में आ गई हैं, इख्तलाफ के बावजूद ऐसे रबत में आ गई हैं, ऐसी तरतीब में आ गई हैं कि एक मानियाती यूनिट की तख्लीक हो गई है। तो इस तरह ज़बान वजूद में आती है। ज़बान का निज़ाम यूं वजूद में आता है, गोया जो लिसानी साख्तियात हैं ये दरअसल एक लिसानी निज़ाम है, और एक ऐसा लिसानी निज़ाम है जिसके 2 बुनियादी खसाइस हैं, एक इर्तिबात और दूसरा तज़ाद, या यूं कह लीजिए कि तज़ाद और इर्तिबात। ये वो गुफ्तगू है जो पिछले लेक्चर में भी हो चुकी है। अब मैं आपसे जो नया मौजू डिस्कस करना चाहता हूँ वो है ज़बान की जिहाद का। याद रखिए, ज़बान की 2 बुनियादी जिहतें हैं, एक लैंग और दूसरा पेरोल।
देखिए, मैंने आपसे शुरू में एक बात डिस्कस की थी कि हर इंसान के अंदर एक सेमियोलॉजी है जो उसकी ज़बान पर मुश्तमिल होती है। मसलन एक फ्रांस में रहने वाला है, उसके पास फ्रेंच ज़बान की सेमियोलॉजी है, जर्मन के पास जर्मन ज़बान की सेमियोलॉजी है। एक किसी अरब मुल्क का रहने वाला है, उसके पास अरबी ज़बान की सेमियोलॉजी है। अब सेमियोलॉजी से क्या मुराद है? ट्रेजर हाउस ऑफ साइंस। ज़बान साइंस से मिलके बनती है। साइंस किसको कहते हैं? बामानी आवाज़ को। बैमानी अल्फाज मिलके एक सेमियोलॉजी की तश्कील करते। हम इसी सेमियोलॉजी से अल्फाज का चुनाव करते हैं और माहिर लिसानियात की होने की हैसियत से उनको ऐसी तरतीब देते हैं कि उनके दरमियान बाहमी रबत पैदा होता है और मफाहीम हम अपने आप से दूसरों तक मुंतकिल करते हैं। यही सूरत हाल है ना। अब मिसाल के तौर पे उर्दू ज़बान की भी अपनी एक सेमियोलॉजी है जो हमारे ज़हन व क़ल्ब में है, हमारी ज़ात का हिस्सा है। अब मसलन उर्दू ज़बान की जो सेमियोलॉजी है, ये सेमियोलॉजी साइंस के ऊपर मबनी है। किन साइंस पे मबनी है? उन आवाज़ों पर मबनी है जो बामानी आवाज़ें हैं। बामानी आवाज़ें हैं। हम इन आवाज़ों में से ही कुछ आवाज़ों का इंतखाब करते हैं, उनको एक ख़ास तरतीब देते हैं और अपने मानियों मफाहीम दूसरों तक मुंतकिल करते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक को हम कहते हैं लैंग और दूसरा है पेरोल। अब लैंग क्या है? देखिए, लैंग से मुराद है लैंग्वेज इन टोटो। Lang means language in toto, which is in our mind and the limits of which cannot be defined। यानी क्या कि लैंग से मुराद मजमूई ज़बान है जो हमारे ज़हन व क़ल्ब में है, हमारी ज़ात का हिस्सा है और जिसकी हदें कोई मालूम नहीं कि क्या है, जिनकी हदों का तयन नहीं किया जा सकता। ये लैंग किधर पड़ी हुई है? ये लैंग्वेज जिसको मैं कहता हूँ कि लैंग इज़ लैंग्वेज, टोटल लैंग्वेज, ये टोटल लैंग्वेज किधर है? ये सेमियोलॉजी के अंदर है। वही सेमियोलॉजी जिसका मैंने आपसे कहा है कि जिधर साइंस हैं, बेशुमार साइंस हैं, बेहदो बेहिसाब साइंस हैं। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे अंदर ज़ुबान के कितने साइंस हैं। कोई नहीं कह सकता कि मेरे अंदर कितने मन कोई ज़बान पड़ी हुई है। हाँ, आप किसी की गुफ्तगू से या किसी तहरीर से ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि कोई किसी ज़बान में कितना माहिर है, बहुत माहिर है, बहुत ज़्यादा माहिर है, बहुत ही ज़्यादा माहिर है। आप इस तरह का अंदाज़ा कर सकते हैं। तो लैंग दरअसल टोटल ज़बान की तरफ इशारा करती है और उन टोटल साइंस की तरफ इशारा कर रही है जो सेमियोलॉजी के कंटेनर के अंदर मौजूद हैं। मैं फिर दोहरा देता हूँ कि लैंग मीन्स टोटल लैंग्वेज विच इज़ इन आवर माइंड एंड द लिमिट्स ऑफ विच कैन नॉट बी डिफाइंड। पेरोल क्या है? पेरोल से मुराद बोली या लिखी जाने वाली ज़बान है। ये किधर से आती है? हम किधर से ज़बान लेके बोल रहे हैं? मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं अपनी अल्फाज किधर से ले रहा हूँ? मैं उसी ज़बान से ले रहा हूँ जो मेरे ज़हन व क़ल्ब का, मेरी ज़ात का हिस्सा है, जो मेरी टोटल ज़बान मौजूद मेरे अंदर है और मेरी सेमियोलॉजी का हिस्सा है। ठीक है ना जी। मुझे उर्दू ज़बान आती है, मैं उर्दू ज़बान का माहिर हूँ और उर्दू ज़बान की एक सेमियोलॉजी है मेरे अंदर। अब मैंने कोई बात कहनी है तो वही उर्दू ज़बान जो मेरी सेमियोलॉजी के अंदर मौजूद है, मैं उसी में से अल्फाज ले रहा हूँ और अब उनको एक ख़ास तरतीब देता हूँ और वो मफ़हूम व मतलब जो है मैं दूसरों तक मुंतकिल करता हूँ। तो ये जो ज़बान जो मैं लिख के या बोल के इजहार करता हूँ, इसको हम कहते हैं पेरोल। गोया पेरोल मीन्स स्पोकन और रिटन लैंग्वेज। पेरोल मीन्स स्पोकन और
रिटन लैंग्वेज। इसकी मिसाल हम यूँ ही दे सकते हैं कि आप यूँ समझिए कि लैंग से मुराद पानी की भरी हुई बाल्टी है और पेरोल एक गिलास है जो आप पानी की बाल्टी में डालते हैं और पानी भर के बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है जी। या आप यूँ समझ लीजिए, सॉसन ने इसकी खुद मिसाल दी है। वो कहता है जब एक शतरंज का खिलाड़ी शतरंज खेलता है और वो कोई एक चाल चलता है, तो जब वो एक चाल चलता है तो शतरंज की जितनी चालें हो सकती हैं वो सबको बुरुए कार नहीं लेके आता है। वो बेशुमार चालों में से कोई एक चाल चलता है। शतरंज के बेशुमार उसूलों और कवायद में से किसी एक कायदे का, किसी एक उसूल का इतलाक़ करता है या उसको इस्तेमाल करता है। तो लैंग्वेज तो एक बड़ी चीज़ है ना, जैसे पानी की भरी हुई बाल्टी एक बड़ी चीज़ है। आप उसमें से एक गिलास पानी का जो निकालते हैं तो वो आप उसमें से लेके एक चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैं अपनी गुफ्तगू कर रहा हूँ आपके साथ, इस गुफ्तगू के अंदर जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है वो हिस्सा है उस टोटल लैंग्वेज का जो मेरे ज़हन क़ल्ब का हिस्सा है, जो सेमियोलॉजी के कंटेनर में पड़ी हुई है। सॉसन ने एक और मिसाल दी है। वो कहता है कि लैंग को आप यूँ ही समझिए जैसे एक बर्फ़ का बहुत बड़ा तोदा है जो समुद्र में मौजूद है, मगर उसका सिरा थोड़ा सा समुद्र के पानी की सतह से बाहर निकला हुआ है, टिल्ट बाहर आई हुई है। ठीक है, वो जो टिल्ट है, एक सिरा जो पानी की सतह से ऊपर उभरा हुआ है, उसको आप समझिए कि वो पेरोल है, और बाकी सारा जो बर्फ़ का तोदा है वो पानी के अंदर छुपा हुआ है, वो लैंग है। लैंग एक बड़ी चीज़ है, टोटल ज़बान है। टोटल ज़बान जो है वो लैंग कहलाती है। उसमें से जो हिस्सा लेके आप लिखते हैं, जो आप बोलते हैं, वो पेरोल कहलाता है। तो अब मैं इसी बात को थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहता हूँ। देखिए, लैंग मेरी ज़ात का हिस्सा है, वो ट्रेड हाउस है ऑफ साइंस, वो मुकम्मल ज़बान है जो मेरे ज़हन क़ल्ब के अंदर मौजूद है। वो आप समझिए एक बहुत बड़ा कंटेनर है ज़बान का। ठीक है जी। और उसकी सूरत जो है वो एक कंटेनर की है जो कि ज़बान से भरा हुआ है। हम ज़बान की इस हिस्से को या ज़बान की इस सतह को वर्टिकल सतह कहते हैं, और ये जो वर्टिकल सतह है इसको हम पैराडिग्मेटिक सतह भी कहते हैं। वर्टिकल सतह जो है वो इस तरह होती है, ये वर्टिकल हिस्सा है, यानी एक ऐसी शय जिसका एक सिरा नीचे है और एक सिरा जो है वो ऊपर की जानिब है। ये कंटेनर है ज़बान का, तो इसको हम वर्टिकल ज़बान की वर्टिकल सतह या आप पैराडिग्मेटिक सतह भी आप कह सकते हैं। इसी ज़बान के कंटेनर में से जो ज़बान लेके आप इस्तेमाल करते हैं उसको हम पेरोल कहते हैं, और इसी के दूसरा नाम जो है वो ज़बान की हॉरिजेंटल सतह या उफ़ की सतह होती है, और इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में सिंटैग्मेटिक सतह। ये उफ़ की सतह यूँ है, हम जब ज़बान लिखते हैं तो या दाएं से बाएं लिखते हैं और अंग्रेज़ी की सूरत में हम बाएं से दाएं लिखते हैं। तो ये ज़बान की जो है ये ज़बान की हॉरिजेंटल सतह है, हॉरिजेंटल सतह है। और जो लैंग की सतह है वो वर्टिकल सतह है। तो ज़बान की दो सतहें हैं, एक लैंग और दूसरा पेरोल। लैंग जो है वो टोटल ज़बान है, टोटल ज़बान है जो हमारी सेमियोलॉजी के अंदर पड़ी हुई है। पेरोल स्पोकन और रिटन लैंग्वेज है,
और मैंने आपसे अर्ज़ किया कि वही जो टोटल ज़बान है जो सेमियोलॉजी के अंदर पड़ी हुई है वो उसको हम ज़बान की वर्टिकल सतह या पैराडिग्मेटिक सतह कहते हैं, और जो पेरोल की सतह है इसको हम हॉरिजेंटल या ज़बान की सिंटैग्मेटिक सतह कहते हैं। आज जो मैंने आपसे बातें डिस्कस की हैं वो 3 बातें हैं। एक तो यानी मैंने आपसे ये अर्ज़ किया कि इंटरटेक्चुअलिटी क्या है, और दूसरा ये है कि लिसानी साख्तियात से क्या मुराद है, और फिर मैंने आज आपसे ज़बान की सतहों के बारे में बात की, और मैंने आपसे ये गुजारिश की कि ज़बान की 2 बुनियादी सतहें हैं, एक लैंग और दूसरा पेरोल। लैंग की सतह टोटल लैंग्वेज की सतह है, और इसके दूसरे 2 नाम पैराडिग्मेटिक या वर्टिकल है, और जो पेरोल की सतह है ये स्पोकन या रिटन ज़बान की सतह है, और इसको हम सिंटैग्मेटिक या हॉरिजेंटल सतह भी कहते हैं। और ये जो हॉरिजेंटल सतह है इसको हम ज़बान की इंसिलाकी सतह भी कहते हैं, क्योंकि इस सतह के ऊपर जब आप साइंस लैंग से लेके इस्तेमाल करते हैं तो इनको आप तरतीब देते हैं, लफ्ज़ों को लफ्ज़ों के साथ एक रबत पैदा करते हैं, क्योंकि लैंग के अंदर या लैंग्वेज के अंदर जो सेमियोलॉजी में पड़ी हुई है, जो सेमियोलॉजी के कंटेनर में पड़ी हुई है, वहाँ तो तमाम साइंस किसी तरतीब के साथ तो नहीं पड़े हुए, तमाम साइंस मौजूद हैं। जब आप वहाँ से साइंस उठाते हैं और रिटन सूरत में लेके आते हैं या गुफ्तगू में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो एक माहिर लिसानियात की हैसियत से आप उन मुख्तलिफ साइंस को ऐसी तरतीब देते हैं, उनके अंदर ऐसी जुड़त पैदा करते हैं कि वो बामानी वहदतें तख्लीक करें और जो ज़बान का एक मफ़ाहीम की मुंतकली का जो फरीज़ा है वो अंजाम देने लगे। तो ज़बान की 2 सतहें हैं, एक लैंग और पेरोल। लैंग की सतह जो है इसी को हम वर्टिकल या पैराडिग्मेटिक सतह कहते हैं, और दूसरी ज़बान की पेरोल की सतह है, और इसी सतह को हम हॉरिजेंटल या सिंटैग्मेटिक सतह कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस गुफ्तगू से चीज़ें समझ ली होंगी, और अगर कोई इबहाम है या कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें, चाहे आप मोबाइल पे आप मुझसे रब्ता कर लें। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको फ़ौरी जवाब दूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।